नमस्कार। बिहार चुनावों से जुड़े इस खास कार्यक्रम बिहार का जनादेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और बिहार चुनाव अब वर्चुअल मोड से खिसक कर आहिस्ता आहिस्ता मैदान में नजर आने लगा है। रैलियों का शोर शुरू हो गया है, नेता माइक पर गरजने लगे हैं और उनके हेलीकॉप्टर्स अब छोटे छोटे कस्बों पर भी मंडराते हुए नजर आने लगे हैं। कोशिश है कि बात कुछ ऐसे कही जाए कि वोटरों के दिल दिमाग में बैठ जाए और यही कोशिश हर दल की है, हर प्रत्याशी की है। इस बीच चुनाव आयोग कमर कसकर तैयार है। कोरोना के संकट काल में वोटर घरों से बाहर निकले और लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके, इसको लेकर चुनाव आयोग तैयारियों के स्तर पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। वोटरों के बीच जाकर नेताओं के अंदाजे बयां क्या हैं और क्या कुछ है तैयारियां चुनाव आयोग की, यह हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी। इन सब पर जानकारी देने के लिए औरंगाबाद से हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता नीरज सिंह और बांका से जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश शीतल अपनी इन डेप्थ रिपोर्ट्स के साथ और लाइव रिपोर्ट्स के साथ में। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से वर्चुअल वर्सेस रियल की लड़ाई अब जो है रियल में तब्दील होती जा रही है। कोविड काल में बिहार में हो रहे विधानसभा चुनावों में शुरुआती दिनों में चुनाव प्रचार का शोर वर्चुअल माध्यम पर कुछ ज्यादा ही सुना गया था। परंपरागत तौर पर नामांकन जैसी प्रक्रिया भी राजनीतिक दलों के लिए अपना चुनावी दमखम दिखाने का जो अवसर प्रदान कर रही थी, लेकिन यहां पर वो नहीं मिला क्योंकि कोविड को लेकर जारी दिशा निर्देशों की वजह से नामांकन जैसी प्रक्रिया भी औपचारिकता मात्र में ही बदलती दिख रही थी। रैलियों का शोर भी गायब था। लेकिन बीते 2-3 दिनों से बिहार में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान वर्चुअल वॉर का शोर अब कम हो रहा है और रैलियों से माइक गरजने और हेलीकॉप्टर्स के शोर सुनाई देने लगे हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के वोट 28 अक्टूबर को डाले जाएंगे, लिहाजा अब 2 सप्ताह से भी कम समय का वक्त बचा है। ऐसे में राज्य के तमाम राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिए हैं। अब तक वर्चुअल मीडिया पर लड़ी जा रही चुनावी जंग बड़ी तेजी से जमीन पर नजर आने लगी है। और राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं ने वर्चुअल माध्यम की बजाय राज्य के मतदाताओं से चुनावी रैलियों के जरिए संपर्क साधना शुरू कर दिया है। शुरुआत भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को गया में चुनावी रैली से की। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में एक तरह से इसे पहली रैली माना जा सकता है, जहां तकरीबन 8,000 लोग उन्हें सुनने के लिए मौजूद थे। पार्टी इसे वर्चुअल और रियल रैली का मिक्स स्वरूप मान रही है क्योंकि रैली स्थल पर 8,000 लोगों के अलावा सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों के जरिए हजारों लोगों ने इसे देखा और सुना। आने वाले दिनों में भी भाजपा अध्यक्ष राज्य में रोहतास, औरंगाबाद, बांका, नवादा सहित कई अन्य स्थानों पर चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। अगर उजाले की इज्जत करनी है तो अंधेरे की कठिनाई को याद रखना चाहिए। अगर विकास देखना है तो ऐसे विकास के दुश्मनों को भी पहचानना जरूरी होता है। 24% बिजली थी, आज बिहार 60% बिजली है, इस बात को समझना चाहिए। कोविड-19 के मद्देनजर रियल रैलियों के आयोजन को लेकर चुनाव आयोग ने भी कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन जरूरी है। हर चीज जो वर्चुअल चल रहा था उस चीज में अब चुनाव आयोग का भी अब इसमें हस्तक्षेप हुआ है और उनका निर्देश मिला है कि अब कई सभाएं अब एक्चुअली अब धरातल पर उतर सकेंगे, आम सभाएं हो पाएंगी बिहार के, जिसमें लोग डायरेक्ट अब जनता से मुखातिब होंगे हमारे नेता। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, पार्टी महासचिव भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल सहित अनेक भाजपा नेताओं ने सोमवार से घूम घूमकर रैलियों के जरिए पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इन तमाम नेताओं की योजना है कि प्रतिदिन 2-3 रैलियों के जरिए मतदाताओं को अपने पक्ष में लामबंद किया जा सके। माना जा रहा है कि पार्टी आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बिहार के चुनावी समर में पार्टी की ओर से प्रचार के लिए उतार सकती है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में भाजपा शीर्ष नेतृत्व भी वर्चुअल और रियल रैलियों के माध्यम से बिहार में चल रहे चुनाव प्रचार को और भी धार दे सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू नेता नीतीश कुमार ने भी बुधवार को बांका, भागलपुर, मुंगेर और पटना में 4 रैलियां की और गुरुवार को भी चकाई, बरभीगा और पालीगंज में 4 रैलियों के जरिए पार्टी के लिए वोट मांगे। 4 रियल रैलियों के अलावा मुख्यमंत्री निश्चय संवाद के जरिए वर्चुअल माध्यम में भी अपनी उपस्थिति लगातार बनाए हुए हैं। सालों से राज्य की सियासत में हाशिए पर पहुंच गई कांग्रेस पार्टी भी 23 तारीख के बाद से अपने बड़े नेताओं की रैलियों के आयोजन की योजना बना रही है। माना जा रहा है कि 23 तारीख के बाद राहुल गांधी राज्य में हर दिन कम से कम 2 रैलियां कर सकते हैं।
राजद नेता तेजस्वी यादव पिछले 2 दिनों से भाई तेज प्रताप और खुद अपने नामांकन कार्यक्रम में व्यस्त रहे। तेज प्रताप के नामांकन के बाद पार्टी ने एक रोड शो की भी योजना बनाई थी, जिसे जिला प्रशासन की ओर से कोविड की कठिनाइयों की वजह से अनुमति नहीं मिली। गुरुवार से तेजस्वी यादव भी रैलियों के जरिए पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं। अब एक्चुअल स्थिति से अवगत होंगे और जनता की जो एक्चुअल स्थिति है, जनता के आंखों में जो सवाल हैं, जनता के जेहन में असली मुद्दे का जो जनता एनडीए के 15 वर्षों के शासनकाल का हिसाब मांग रही है, उसका सामना इन लोगों को, एनडीए के लोगों को करना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। बहरहाल राज्य में सभी छोटी बड़ी पार्टियां वर्चुअल और रियल रैलियों की मदद से चुनावी हवा को अपने पक्ष में करने में जुट गई है। आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार का ये शोर कुछ और ऊंचा होगा। पटना से नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिहार विधानसभा चुनावों में लड़ाई अब वर्चुअल प्लेटफॉर्म से निकलकर एक्चुअल प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अब जनता से सीधा जुड़ने के लिए लगातार रैलियां कर रही हैं। एक्चुअल प्लेटफॉर्म पर उन मतदाताओं को लुभाया जा रहा है जो स्मार्टफोन से दूर हैं, लेकिन परंपरागत तरीके से चुनाव कैंपेन से प्रभावित होते हैं। कैमरामैन संदीप के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, बिहार। तो वर्चुअल नहीं, एक्चुअल प्रचार भी मैदान में दिखने लगा है। और आगे बढ़ने से पहले अब देखते हैं कि राज्य में चुनाव से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। कांग्रेस की ओर से शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे और सोनाक्षी सिन्हा के भाई लव सिन्हा के बांकीपुर से चुनाव लड़ने की चर्चा है। इसके साथ ही मधेपुरा की बिहारीगंज सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की बेटी सुभाषिनी के कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। सुभाषिनी ने बुधवार को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। सुपौल जिले के छातापुर से भाजपा के विधायक सह भाजपा उम्मीदवार नीरज सिंह बबलू को बीते दिन जनसंपर्क के दौरान सीने में दर्द की शिकायत हुई है। इसके बाद स्थानीय डॉक्टर ने उन्हें पटना रेफर कर दिया। फिलहाल पटना के जीवक हार्ट हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। नीरज बबलू अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई हैं। राघोपुर से भाग्य आजमा रहे राजद नेता तेजस्वी यादव ने अपने चुनावी हलफनामे में 6 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा किया है। इसे लेकर डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने उनके ऊपर निशाना साधा है। उन्होंने पूछा है कि बिना नौकरी के तेजस्वी ने इतनी संपत्ति कैसे बनाई। सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव की संपत्ति पर भी सवाल उठाए हैं। बिहार विधानसभा आम चुनाव के पहले चरण के 71 सीटों में से 30% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पहले चरण के चुनाव को लेकर नामांकन वापसी के बाद कुल 1066 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और इनमें 319 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। लोजपा अगले 2 दिनों में दूसरे चरण के प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर देगी। फिलहाल पार्टी की ओर से विभिन्न विधानसभा के लिए सिंबल देना शुरू कर दिया है। लोजपा अब भाजपा की 3 सीटों राघोपुर, भागलपुर और रोसड़ा पर भी अपने उम्मीदवार खड़ी कर रही है। दूसरे चरण में लोजपा की ओर से जदयू की 42 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी है। और अब सीधे रुख करेंगे औरंगाबाद का, जहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह। नीरज सिंह, आपकी रिपोर्ट देखी जिसमें आपने बताया कि अब वर्चुअल नहीं एक्चुअल प्रचार होने लगा है। ऐसा लगता था कि बिहार का चुनाव जो है शायद वर्चुअल तक ही सीमित रहे जिस तरह से चल रहा था, लेकिन अब हेलीकॉप्टरों का शोर सुनाई देने लगा है, नेता माइक पर गरजने लगे हैं। क्या कुछ कहते हैं मतदाता, कितनी इनकी जो तकरीरें हैं नेताओं की वो मतदाताओं के समझ में आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल मतदाता भी चाहते हैं कि जो नेता हैं वो उनके बीच में पहुंचे और यही कारण है कि जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे जो लड़ाई लड़ी जा रही थी वो अब एक्चुअल प्लेटफॉर्म पे पहुंची है। आज भी औरंगाबाद के गोह में जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, उनकी एक सभा हुई है और उन्होंने न केवल अपनी सरकार, जो एनडीए की सरकार के जो विकास के कार्य थे उनका जिक्र किया, बल्कि इस बात का भी जिक्र किया कि अगर डबल इंजन की सरकार बनेगी तो तेजी के साथ यहाँ पर विकास के काम होंगे। इसके साथ साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों का भी जिक्र इस रैली में किया और जिस तरीके से चाइना और पाकिस्तान का उन्होंने जिक्र किया और ये बताया कि जो जवान हैं वो आज हमारे किस स्थिति में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
कि जो नीतियां हैं वो किस तरीके से देश को आगे लेके जा रही हैं, और उसी तरीके से जो राज्य है उसको भी आगे लेके जाया जाएगा अगर यहाँ पर एनडीए की सरकार दोबारा बनती है। इसके साथ साथ ही उन्होंने सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की और ये बताया कि किस तरीके से इस दिशा में तेजी के साथ कार्य किया जा रहा है। और दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें तो उनका ये कहना था कि इसी तेजी के साथ आगे भी कार्य किए जाएंगे। आपको इस बात का भी मैं बताना चाहूँगा कि ये वो इलाका है जो गया है, औरंगाबाद है या रोहतास, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों ही पार्टियों को सबसे ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर से उनके अपने ही बागियों से। अगर हम औरंगाबाद की भी बात करें तो औरंगाबाद सीट से जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको अंदर खाने अपने ही सांसद के साथ एक जो टसल है उसका सामना करना पड़ रहा है। दोनों एक दूसरे के न केवल खिलाफ बोल रहे हैं बल्कि जो सांसद हैं वो प्रचार तक नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की जो स्थिति है वो यहाँ पर बगावत की जो कह सकते हैं कि जो कमजोरी है वो उसका सामना करना पड़ रहा है। और यही कारण है कि जेपी नड्डा ने लगातार यहाँ पर रैलियां की हैं। इससे पहले गया पहुंचे थे और अब औरंगाबाद के गोह में उन्होंने पब्लिक रैली की है। इससे पहले रोहतास में उन्होंने पब्लिक रैली की है। तो आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ये इलाका कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा बगावत की जो जंग है वो उन लोगों ने, जो खासतौर से पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने उठा रखी है। जी बिल्कुल, चुनावी रंग जमने लगा है और आरोप प्रत्यारोप, पार्टी का प्रचार, सब कुछ बड़े पैमाने पर हो लगा है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए नीरज सिंह, हम आपके पास दोबारा लौटने की कोशिश करेंगे। और बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करने का विकल्प उपलब्ध कराया है। राज्य के गया जिले में 9000 मतदाताओं ने घर से पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करने की सहमति दी है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार के दूसरे सबसे बड़े शहर गया में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। कोरोना काल में हो रहे इस चुनाव में प्रशासन के सामने कोविड-19 गाइडलाइंस को पालन करके सुरक्षित चुनाव कराना भी एक बड़ी चुनौती है। इस कड़ी में चुनाव आयोग ने 80 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को घर से ही मतदान करने का विकल्प पेश किया है। जिला प्रशासन के मुताबिक अब तक 9000 मतदाताओं ने इस सुविधा का इस्तेमाल करने पर अपनी सहमति जताई है। जितने भी 80+ हमारे इलेक्टर्स हैं उनको चिन्हित किया गया है वोटर लिस्ट के आधार पर, और उनके घरों पर उनको 12D फॉर्म उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से वो वोट कर सकते हैं। उनको पोलिंग स्टेशन अगर नहीं आ सकते हैं तो उनको आने की आवश्यकता नहीं है, वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से कर सकते हैं। इसी तरह से जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए भी ये फॉर्म 12D उपलब्ध कराया गया है, और वो भी उन्होंने भी अपनी कई जगहों पर सहमति दी है पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट करने के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के पालन के साथ साथ प्रशासन ने निश्चित समय में PPE किट्स पहने चुनाव कर्मचारियों की मदद से संदिग्ध कोविड-19 मरीजों को उनके मताधिकार का इस्तेमाल करने के इंतजाम भी किए हैं। बेशक चुनाव आयोग की इन तैयारियों से उपजे सुरक्षा बोध ने मतदाताओं को खुश और संतुष्ट किया है। हम लोग को चलने में बहुत दिक्कत होता है तो चल नहीं पाते हैं, इस वजह से घर ही में ठीक हुआ। हम लोग चल नहीं पाते हैं, बाहर कैसे जाएंगे, बीमारी के डर से नहीं जा सकते हैं, तो घर में अच्छा रहेगा, घर में दे सकते हैं। कोरोना संकट काल में कराए जा रहे विधानसभा चुनाव में बढ़ी हुई चुनौतियों के मद्देनजर मतदाता ठीक ठाक संख्या में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें, इसको लेकर चुनाव आयोग तैयारियों के स्तर पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। कोविड-19 को लेकर सीनियर सिटीजन को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए मतदान के समय, वो प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, और इसको लेकर कई सारे कदम जो है प्रशासनिक स्तर पर उठाए गए, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है 12D फॉर्म, जो कि यहाँ के जो एक सेक्शन ऑफ सीनियर सिटीजन हैं उनको दिया गया है, ताकि वो बैलेट पेपर के माध्यम से घर बैठे जो है वो मतदान कर सके। सहयोगी चंद्रप्रकाश दुबे के साथ में योगेश कुमार सिंह, दूरदर्शन समाचार, गया, बिहार। तो
बेहद दिलचस्प होगा ये देखना कि किस तरह से 80 साल से ऊपर वोटर और जो दिव्यांग हैं वो उनके लिए वोट का इंतजाम किया जा रहा है। जाहिर है चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए यह व्यवस्था पहली बार की है। आपने देखा कि गया के मतदाताओं ने इस पर अपनी संतुष्टि जाहिर की है। आइए अब आपको लिए चलते हैं अरवल, देखते हैं वहां जिला प्रशासन चुनाव आयोग के इस निर्देश को पूरा करने के लिए कैसे कर रहा है तैयारी, और अरवल के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता इस व्यवस्था पर क्या कह रहे हैं। बिहार के अरवल से देखिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह की ये खास रिपोर्ट। अस्सी साल के ऊपर के लोग और इसके अलावा जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए चुनाव आयोग ने इंतजाम किए हैं कि वो अपने घरों से ही वोट दे सकते हैं, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि जो बुजुर्ग होने के कारण उनको मतदान केंद्रों पर पहुंचने में दिक्कत होती है। 12D फॉर्म उनको उनके घर पर जाकर के हमारे BLO उनके घर पर गए हैं, उनसे सहमति या असहमति लिया गया है, तो हम लोग इनको पोस्टल बैलेट के माध्यम से उनके घर पर जाकर के मतदान कराएंगे। जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं वो अलग अलग गांव हैं जो बिहार के फर्स्ट फेज में वहां पर पहुंच रहे हैं और वहां पर उनको बता रहे हैं कि जो चुनाव आयोग है उन्होंने इंतजाम किए हैं। गांव में आकर के हम लोगों का एक सर्वे कर रहे हैं कि कितने बुजुर्ग हैं जो मतदान केंद्र तक नहीं जा सकते हैं, या कितने वैसे दिव्यांग लोग हैं जो मतदान केंद्र तक नहीं जा सकते हैं, ताकि उनका डाक बैलेट पत्र के द्वारा घर पे ही व्यवस्था कराया जाए। आप घरों पर ही वोट डाल पाओगे, सुविधा हुई है ये? घर पर ही हो जाए तो ठीक है। हाँ, तो मतलब वहाँ परेशानी होती थी, लाइन में लगना पड़ता था? हाँ, दिक्कत है वहाँ पर, यहीं पर ठीक है, घर पर चलने से असमर्थ न है हम लोग। मतलब सुविधा है पहले से? खूब बढ़िया है, खूब बढ़िया। आपको क्या चलने में दिक्कत है? हाँ, चलने में दिक्कत है। चुनाव आयोग ने उनकी परेशानियों को समझा है, दिव्यांग लोगों की परेशानियों को समझा है और इस तरह के इंतजाम किए हैं कि ये बुजुर्ग लोग और दिव्यांग जन अब अपने घरों पर ही वोट डाल सकेंगे। कैमरामैन संदीप के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज अरवल। तो घर पर ही वोट डालने की व्यवस्था निश्चित तौर पर नई है और चुनौतीपूर्ण भी है। और सीधे चलेंगे बिहार में बांका, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता योगेश शीतल। योगेश, आपकी भी रिपोर्ट देखी, जिस तरह से चुनाव आयोग की तैयारियां हैं, कोशिश है कि कोई भी मतदाता छूटे ना, हर आदमी को वोट देने का अवसर मिले। अगर दिव्यांग है या 80 साल से ज़्यादा व्यक्ति है, बुजुर्ग है, तो वो भी ना छूटे, उसके घर पर जाकर उसका वोट ले लिया जाए, पोस्टल बैलेट के जरिए उसको वोट दिया जाए। कितना व्यापक है ये इंतजाम, कितनी श्रम शक्ति, कितनी ऊर्जा, कितना धन इसमें लग रहा है और किस तरह से चुनौतियों का सामना कर रहा है चुनाव आयोग, किस तरह से इस पूरी कवायद को पूरा कर रहा है? देखिए निखिल, काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जानते हैं कि मतदान का अधिकार जो है वो सबसे बड़ा अधिकार होता है किसी भी लोकतंत्र में, और खास करके भारत जैसे विविधता भरे देशों में। और जब हम बात करें बिहार की, तो यहाँ का वोटर टर्नआउट जो है हमेशा से अच्छा रहा है। अगर हम ओवरऑल अगर हम बात करें, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की बात अगर हम करें, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि किस तरीके से जो सीनियर सिटीजन है उनको ऐसे समय में लाया जा सके, जो वल्नरेबल ग्रुप है उनको किस तरीके से लाया जा सके। क्योंकि हमने देखा है कि मतदान को लेकर जो सीनियर सिटीजन है उनमें एक खास तरह का उत्साह होता है। उन्होंने जो है लंबे समय से वो डेमोक्रेसी का अलग अलग स्टेप देखते हैं और सीनियर सिटीजन में जो है वो काफ़ी जो है वो एक्साइटमेंट रहता है वोटिंग को लेकर। हमने कई ऐसे दृश्य देखे हैं, महाराष्ट्र का हो चुनाव या झारखंड का हो या राजस्थान का हो, हमने देखे कि कई सारे ऐसे विजुअल्स आते हैं जिसमें कोई बूढ़ी और महिला हैं या फिर कोई बूढ़े पुरुष हैं, उनको गोद में लेकर जो है अंदर लेके जा रहे हैं उनके जो परिजन हैं। कई बार हमने देखा है कि वैशाखी के सहारे लोग अंदर जा रहे हैं। अभी ऐसा जो समय है, जो संक्रमण काल हम कह सकते हैं, जो कोविड काल बेसिकली चल रहा है, ऐसे में उन सब दृश्यों को लेकर एक घबराहट सी पैदा होनी स्वाभाविक है। और कई सारे जो परिजन हैं, हमने कई सीनियर सिटीजन से तो बात की, साथ में उनके परिजनों से बात की। परिजन बहुत ज़्यादा जो है वो संतुष्ट हैं, खुश हैं। वो उनको खुशी है कि वो जो है अपने परिजनों को, जो उनके सीनियर सिटीजन है घर में, बुजुर्गों को लेकर तो निश्चिंत रह सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम दिव्यांग लोगों की बात करें, तो उनके लिए एक तरीके का जो है बहुत अच्छा मौका जो है वो उनको मिला है चुनाव आयोग की तरफ से। क्योंकि वो निश्चित तौर पे बहुत मुश्किल होती है उनको वहाँ पे जाने में,
कोविड के टाइम्स में खास करके। तो ओवरऑल अगर आप देखिए तो ये जो व्यवस्था है ये निश्चित तौर पे काफ़ी सराहनीय की गई है। अगर लोगों से अगर आप बात करेंगे, सीनियर सिटीजन से या उनके परिजनों से, वो काफ़ी जो है वो थैंक्स गिविंग जो है वो कर रहे हैं चुनाव आयोग को। जहाँ तक अब ओवरऑल अगर बात की तो 52,000 के करीब जो है वो अभी तक मतदाता जो है उन्होंने पूरे फर्स्ट फेज में अपना कंसेंट दिया है, क्योंकि इसमें कंसेंट है, ये एक ऑल्टरनेट है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये एक विकल्प है जो कि दिया गया है। अगर आप चाहें तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं चाहें तो 12D फॉर्म के जरिए जो कि आप तक आएगा उससे आप कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित होगी। पारदर्शिता की जैसा कि आपने सवाल भी किया कि कितना इसमें जो है पैसा कितने खर्च हुए, कितने रिसोर्सेज लगेंगे, कितने मेन पावर लगेंगे, कितने ऑफिशियल्स की डिप्लॉयमेंट होगी। तो देखिए जो प्रोसेस है वो है कि नियत समय पे जो है नियत तिथि निर्धारित की जाएगी। उस निर्धारित तिथि में जो है ऑफिशियल्स जाएंगे। इसमें ऑब्वियसली उसमें PPE किट होगा, जितने प्रिकॉशंस हैं, चाहे वो हैंड सैनिटाइजर हो, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो ग्लव्स हो, इसको जो है यूज किया जाएगा और पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। तो ये एक कम से कम जो पारदर्शिता का सवाल उठा था कि पारदर्शिता कितनी सुनिश्चित हो पाएगी, तो उसका भी पूरी तरीके से ख्याल किया जा सका। हम कह सकते हैं कि फुल प्रूफ प्रिपरेशन जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा की गई है कि जो ये हम कहते हैं लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है हमारे यहाँ चुनाव को, तो ये जो है इसमें कोई पीछे ना छूट जाए, किसी को ये कसक ना रह जाए। और इसके बावजूद भी अगर एक स्टेप अगर आगे जाए, अगर मान लीजिए कि कोई जो मतदाता है वो कोविड संक्रमित अगर लगता है या उसको थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान जो है उसको तापमान ज़्यादा लगता है, तो उसका दोबारा चेकिंग होगा। अगर फिर से अगर वो है तो उनके लिए अंतिम का 1 घंटा जो है, आखिरी 1 घंटा जो है वो संरक्षित किया गया है, रिजर्व किया गया है, जिसमें एक अलग कतार होगी और वहां पे जितने भी ऑफिशियल्स होंगे सारे PPE किट में होंगे और वो जो है वो उनको जो है मतदान करेंगे। संक्रमित भी है तो उसके लिए भी 1 घंटा आखिर का जो है वो नियत कर दिया गया है। तो चुनाव आयोग ने व्यापक तैयारियां की हैं। आप हमारे साथ बने रहिए फिलहाल। और हम एक और खबर दिखाते हैं अपने दर्शकों के लिए कि किसी भी चुनाव में जब हम बात करते हैं कि बुजुर्गों को वोट डालने दिया जाए, बुजुर्ग बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन युवा वोटर भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं और मतदान को लेकर उनमें भी जबरदस्त उत्साह रहता है, क्योंकि वो पहली बार वोट डालकर अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। अरवल में ऐसे ही युवा मतदाताओं से बात की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने और जाना उनके मुद्दों को। बिहार के चुनाव में जो यूथ है वो बड़ी भूमिका है वो अपनी निभाएगा। और आपको बता दें कि बिहार के अंदर कई सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर हार जीत का फैसला बहुत कम होता है और उस स्थिति में ये यूथ एक निर्णायक भूमिका निभाता है। हमारे साथ कुछ यूथ यहाँ पर मौजूद है। कॉलेज नहीं है, महिला कॉलेज होना चाहिए और टॉयलेट ये सब होना चाहिए, नर्सिंग कॉलेज होना चाहिए। की संख्या में लोग दूसरे राज्य में और दूसरे जगहों पे माइग्रेट करते हैं रोजगार के लिए, जिससे हम जैसे युवाओं को पढ़ने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने से लेकर रोजगार करने हेतु 2 रुपया कमाने के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए भी कहीं बाहर जाना पड़ता है। सरकार को बदलते रहना चाहिए, अन्यथा नहीं बदलने के कारण निरंकुश राज हो जाता है। सड़क गली इस सब चीज़ का विकास हुआ, सरकारी स्कूल के बिल्डिंग स्ट्रक्चर बहुत बन गए, लेकिन पढ़ाई में बहुत कमियां आ गई हैं सर। साफ छवि के नेता होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए। रेलवे लाइन बनना चाहिए, स्मार्ट मीटर लगना चाहिए हर दुकान में, वो सही बिल्कुल सही रहता। हम चाहिए जो भी नेता आए हमारे कॉलेज में जो चीज़ हम लोग के चाहिए वो चीज़ हमें उपलब्ध हो। लड़कियों का सुरक्षा चाहिए और पढ़ाई लिखाई पर मतलब ज़्यादा विशेष ध्यान। कॉलेज हम लोग को चाहिए जिससे दूर न जाना पड़े। नेता अच्छा होना चाहिए जो अच्छा काम करे, और यहाँ पर BA का कॉलेज नहीं है, कॉलेज होना चाहिए। यूथ वोट करने के लिए जाता है तो इन तमाम मुद्दों पर सोचता है और वो चाहता भी है कि उसके जो जनप्रतिनिधि हैं उनके इश्यूज़ पे बात करें, उनके इश्यूज़ को सॉल्व करें, क्योंकि इनके वोट में वो ताकत है जो किसी को भी अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर पहुंचा देती है। कैमरामैन संदीप के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, अरवल। तो निश्चित तौर पर युवा वोटर जो है वो आगे आएंगे वोट देने के लिए, उनमें एक उत्साह है। और हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त औरंगाबाद से। नीरज, आपसे जब वर्चुअल वर्सेस एक्चुअल की बात हो रही थी, उस पर एक बात रह गई है जो आप बहुत जल्दी से चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से जो वोटर हैं, जो आम मतदाता है, वो इस जो एक्चुअल रैली की जब अब बाहर चल निकली है वो किस तरह से इसको देख रहा है, क्या मूड है उसका?
देखिए बिल्कुल एक्चुअल रैली को लेकर निश्चित तौर पर फैसिनेट होते हैं, चाहे जो भी मतदाता हो, और निश्चित तौर पर जो युवा मतदाता है जो वर्चुअल दुनिया में ज़्यादा रहता है, खासतौर से ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे ग्रुपों से जुड़ा रहता है और लगातार वो ट्विटर और फेसबुक को अपडेट करता रहता है, तो उसके लिए जो वर्चुअल वार है वो विधानसभा चुनावों में मौजूद है। और एक्चुअल वार वो मतदाता है जिसके पास ना तो स्मार्टफोन है और ना ही जो महंगे जो फ़ोन है, ताकि जो वर्चुअल जो लड़ाई है उसको देख सके। तो निश्चित तौर पर उसके लिए जो एक्चुअल नेता पहुंचते हैं, उनके बीच में पहुंचते हैं, तो उनको लगता है कि नेता खुद चलकर सामने आए हैं और जो उनकी जो बातें हैं वो कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर हम कह सकते हैं कि जो यूथ है, खासतौर से आपको बता दें कि बिहार के अंदर 55 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे हार जीत का फैसला मुश्किल से 5,000 से लेकर 8,000 के बीच में हुआ था। और ये वो यूथ है कि अगर इस यूथ ने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया तो एक साथ 55 सीटें जीत सकता है और एक साथ 55 सीटें कोई पॉलिटिकल पार्टी हार सकती है। तो यूथ का एक बड़ा फैक्टर है, महत्वपूर्ण फैक्टर है, और यही कारण है यूथ को टारगेट कर भी रहे हैं और यूथ की बातें भी लगातार एक्चुअल रैलियों में भी की जा रही है, वर्चुअल रैलियों में भी की जा रही है। कोशिश यही की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को अपनी तरफ पॉलिटिकल पार्टियां मिलाएं। बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को पॉलिटिकल पार्टियां फोकस कर रही हैं, चाह रही हैं कि वो उनकी बात को सुने, समझे और उनके पक्ष में वोट दे। और दरअसल दिक्कत यह है कि ये सभी पार्टियां, सभी दल, सभी प्रत्याशी ऐसा ही चाहते हैं। फिलहाल वोटर क्या करेगा, यूथ क्या करेगा, ये देखने की बात होगी। बहुत शुक्रिया नीरज सिंह औरंगाबाद से आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इस रिपोर्टिंग के लिए। और साथ ही साथ बांका से योगेश शीतल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े और उन्होंने हमें रिपोर्ट्स दी, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया योगेश शीतल आपका भी। तो जनादेश के आज के अंक में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे बिहार के चुनावी रंग के कुछ और झलकियों के साथ। आज की इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।